नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है अशोकनगर ज़िला। अशोकनगर नगर ज़िला जो कि ग्वालियर संभाग में आता है। ठीक है, तो हम चंबल संभाग ख़त्म कर चुके हैं। ग्वालियर संभाग में भी हमने ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना को पढ़ लिया है। आज हम आखिरी ज़िला, ग्वालियर संभाग का आखिरी ज़िला अशोकनगर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए। तो अशोकनगर अगर राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को टच करता है। यहाँ पर ज़िले देखेंगे तो सागर, विदिशा, गुना और शिवपुरी को टच करता है। दिशा से देख लीजिए, नॉर्थ में शिवपुरी को, मतलब उत्तर में शिवपुरी को, पश्चिम में गुना को, दक्षिण में विदिशा और दक्षिण पूर्व में सागर को टच करता है। और पूर्व में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, इतना समझ लिया। फिर गठन की बात की जाए तो जब मैंने आपको मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन पढ़ाया था तो उसमें आपको 1956 से लेकर के 2021 तक किस तरह से नए नए ज़िले बने उसमें बताया था। तो इसको अपन ने कैसे याद किए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ मैं सीधे सीधे आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कि हमने 15 अगस्त 2003 में 3 को अंडरलाइन किया था। अगर 2003 है, 3 का मतलब क्या था कि यहाँ पर 3 ज़िले बने थे। 3 ज़िले कौन कौन से थे? तो पहला है अशोकनगर, दूसरा क्या है अनूपपुर, और तीसरा है बुरहानपुर। तो मैं इसको लिख देता हूँ, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है अशोकनगर। ये 3 ज़िले बने थे हमारे कब? 15 अगस्त 2003 को। ठीक है, अशोकनगर की बात करें तो ये गुना से अलग होकर बना है, अनूपपुर शहडोल से और बुरहानपुर किससे? खंडवा से। तो इनको हम जब अनूपपुर पढ़ेंगे, बुरहानपुर पढ़ेंगे, वहाँ देख लेंगे। अशोकनगर को देख लीजिए। तो पहले गुना इतना राज्य था पूरा, मतलब स्टेट था, सॉरी जिला था। गुना इतना जिला था। अब गुना से अलग होकर 2003 में क्या हुआ? ये अशोकनगर अलग हो गया। इस तरह से गुना से अलग होकर बना है क्या? अशोकनगर। डेट इंपॉर्टेंट है 15 अगस्त 2003। फिर है हमारा इतिहास। तो इतिहास, यहीं से आप इतिहास को भी समझ सकते हैं। इतिहास सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो मध्य प्रदेश है 1956 में गठन से पूर्व मध्य प्रदेश का ये पार्ट बी का हिस्सा था। पार्ट बी में आता था ये हिस्सा। ठीक है, और पार्ट बी को क्या कहते थे? मध्य प्रांत। तो अगर पूछा जाए अशोकनगर 1956 के पहले किसका भाग था, तो ये मध्य प्रांत का भाग था। ठीक है, मध्य प्रांत यानी कि पार्ट बी का भाग था, जिसकी कैपिटल मैंने आपको बताई थी ग्वालियर और इंदौर। शीतकालीन ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन इंदौर। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट हो गया इतिहास में। फिर अगर भौतिक रूप से आप देखेंगे, अगर भौतिक रूप से इसे देखेंगे तो ये बुंदेलखंड का पार्ट है। बुंदेलखंड, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है, इसलिए ये बुंदेलखंड का पार्ट है। और प्राचीन काल यानी कि महाभारत काल में जो बुंदेलखंड है इसे चेदी राज्य के रूप में जाना जाता था। मतलब अशोकनगर जिला चेदी राज्य, महाभारत काल के चेदी राज्य का हिस्सा है। ठीक है, और चेदी राज्य का शासक कौन था? तो उसका नाम शिशुपाल, आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, महाभारत में शिशुपाल का नाम सुना होगा, वही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके नाम को लेकर एक बहुत ही रोचक तथ्य है। जैसे जान लीजिए आप, अशोक के नाम से, अशोक को तो जानते होंगे, मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य साम्राज्य के तीसरे महान राजा हुए हैं अशोक महान। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, तीसरे नंबर पे अशोक का नंबर आता है। तो अशोक, ऐसा माना जाता है कि उज्जैन जीतने के बाद सम्राट अशोक के लौटते हुए यहाँ की भूमि पर रात गुजारी, इसलिए इसका नाम अशोकनगर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? विश्राम किया था। उज्जैन को जीतने के बाद जब लौट रहे थे तो इन्होंने विश्राम किया था कहाँ पर? अशोकनगर में, इसलिए इस जिले का नाम हुआ है अशोकनगर। ठीक है, 15 अगस्त 2003 को। फिर है यहाँ पर दिया हुआ, यह क्षेत्र ग्वालियर रियासत के ईसागढ़ जिले के हिस्से के रूप में शासित किया गया था। ईसागढ़, जो कि आप तहसीलों में देख लेंगे। फिर है 2003, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 2003 तक मध्य प्रदेश में अशोकनगर गुना जिले का हिस्सा था। प्रशासनिक क्षेत्र के आधार से गुना जिला बड़ा होने पर
15 अगस्त 2003 को अशोकनगर को अलग ज़िला घोषित किया गया। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 2003 को इसको अलग किया गया। फिर ये इतिहास से ही है कि वर्तमान अशोकनगर जिले का क्षेत्र महाभारत काल में शिशुपाल के चेदी राज्य का भाग था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। तहसीलें इंपॉर्टेंट है, इसमें 7 तहसीलें आती हैं। अशोकनगर, ईशागढ़, मुगावली, चंदेरी, साढ़ौरा, पिपरई, नई सराय, इस तरह से। ठीक है, इम्पोर्टेंट सिर्फ 3 तहसीलें हैं। एक तो जो जिला है अशोकनगर तहसील, दूसरी मुंगावली और तीसरी चंदेरी। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 1000 टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे या प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ज़्यादातर पूछा जाता है, कौन सा है? मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कहाँ पर है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल है मुंगावली। ये कहाँ पर है? तो मुंगावली तहसील है किसकी? अशोकनगर की। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1000 टाइम पूछा गया है। इसको आपको लिख लेना है, बार बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो अशोकनगर की जो मुंगावली तहसील है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल है। फिर दूसरी तहसील कौन सी है? चंदेरी। तो ये भारत में नहीं, ये वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं ये वर्ल्ड फेमस हैं। तो चंदेरी फेमस है किसके लिए? चंदेरी का किला, आपने हवा महल का नाम सुना होगा, तो चंदेरी फेमस है हवा महल के लिए और अपनी साड़ियों के लिए। ये हस्त निर्मित साड़ियाँ होती हैं। ठीक है, हस्त निर्मित साड़ियाँ होती हैं जिसके लिए फेमस है चंदेरी। तो चंदेरी किसके लिए फेमस है? अपने हवा महल, यहाँ पे चंदेरी का किला है, हवा महल है और साड़ियों के लिए फेमस है चंदेरी तहसील। अब साड़ियों से रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि MPPSC में पूछा गया था, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर 2 प्रकार की साड़ियाँ मिलती हैं हमारे मध्य प्रदेश में। एक तो मिलती हैं चंदेरी की साड़ियाँ और एक मिलती हैं कौन सी? तो अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ी। एक मिलती है चंदेरी की साड़ियाँ और एक मिलती है महेश्वर की साड़ियाँ। ठीक है, महेश्वर की साड़ी। तो एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, इनके प्रकार पूछे गए थे कि ये कौन से प्रकार की साड़ी है। तो देखिए, जो चंदेरी की साड़ी है ये कोली कादा है। ठीक है, ये कैसी साड़ी है? कोली कादा। और जो महेश्वर की साड़ी है ये है बूटीदार। ये कैसी है? बूटीदार है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि ये तो कन्फ्यूजन वाली बात होगी, मध्य प्रदेश की ही दोनों साड़ियाँ हैं और दोनों का नाम अलग अलग है, तो इसको याद कैसे करेंगे? मैं इसका आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो चंदेरी है वो अशोकनगर में है। ये किस ज़िले में है? जो आज हमारा टॉपिक है, अशोकनगर में। महेश्वर कहाँ है? तो ये है खरगोन ज़िले में। खरगोन यानी कि निमाड़, ये इंदौर संभाग में आता है, दक्षिण में है। अगर मध्य प्रदेश में कोई इंसान खड़ा हो जाए, अगर ऐसे इंसान खड़ा हो जाए इस तरह से, तो देखिए इंसान, इसके पैर कहाँ होंगे? दक्षिण में। इसके पैर होंगे दक्षिण में, और दक्षिण में कौन है? खरगोन है, यानी कि महेश्वर है। महेश्वर दक्षिण में होगा, चंदेरी कहाँ होगा? ऊपर है, नॉर्थ में। तो इसी से याद रखना है, जो बूटीदार शब्द बूट से मिलकर बने हैं, और बूट पहने जाते हैं कहाँ पर? पैरों में। बूट कहाँ पर पहने जाते हैं? पैरों में। तो इससे अपन याद रखेंगे कि जो बूटीदार साड़ियाँ हैं, तो बूट यानी कि दक्षिणतम बूट, हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा है? तो महेश्वर है, यानी कि खरगोन है। तो जो बूटीदार साड़ियाँ हैं वो कहाँ पे होंगी? महेश्वर में होंगी। तो अगर बूटीदार साड़ियाँ महेश्वर में हैं तो कोली कादा कहाँ हो जाएगी? चंदेरी में। एक याद रखो, बाकी बन जाएगा। ठीक है, तो अब बूटीदार साड़ियाँ कहाँ बताओगे? महेश्वर। और कोली कादा साड़ी कहाँ बताओगे? अशोकनगर। ठीक है, आई थिंक अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नदियाँ
नदियों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो नदियाँ हैं, एक है सिंध और एक है बेतवा। ये इसके पीछे जो ये मैप बना हुआ है ये अशोकनगर का ही मैप है। तो देख सकते हैं कि जो अशोकनगर है ये दोनों नदियों के मध्य में है, सिंध और बेतवा के मध्य में है। यानी कि अशोकनगर की जो सीमाएं हैं वो दो नदियां मिलकर बनाती हैं, एक है सिंध एक है बेतवा। सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है और जो बेतवा है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। इतना इम्पोर्टेंट है। बेतवा नदी में जो परियोजना बनी हुई है, परियोजना तो मैंने आपको बताया था, इसी को बोलते हैं माता टीला डैम। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको हर जिले में बता रहा हूँ, ठीक है। माता टीला डैम, इसी को बोलते हैं राजघाट परियोजना। इसी को क्या बोलते हैं? राजघाट परियोजना। और इसी को बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों परियोजनाएं माता टीला डैम, राजघाट परियोजना, लक्ष्मी परियोजना एक ही है जो कि बेतवा नदी पर हैं, ठीक है। बेतवा जो कि यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ की जो परियोजनाएं हैं अशोकनगर की परियोजनाओं में मुख्यतः कौन सी है? राजघाट परियोजना जो मैं अभी मैंने डिस्कस किया, बेतवा नदी पर स्थित है राजघाट परियोजना। इसी को माता टीला डैम और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, राजघाट परियोजना पूछे, माता टीला डैम पूछे या लक्ष्मीबाई परियोजना पूछे, तीनों इसी के नाम हैं। ये एक ही परियोजना है, एक ही नदी पर है। और कौन सी नदी पर? तो बेतवा नदी पर। राजघाट परियोजना किस नदी पर? बेतवा। माता टीला डैम बेतवा, लक्ष्मीबाई बेतवा, ये एक ही परियोजना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और देख सकते हैं जो अशोकनगर है, अशोकनगर जिला किस राज्य को टच कर रहा था? यूपी को। तो इस योजना का लाभ कितने राज्यों को मिलेगा? दो राज्यों को, यूपी और एमपी को, ठीक है। दोनों राज्यों की संयुक्त योजना है, दोनों को लाभ मिलता है। और इसकी आधारशिला 1972 में रखी गई थी, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें राजघाट परियोजना पूछी जाती है इसलिए इसमें इतना जोर देके समझाया जा रहा है। इसके बाद ये सब नहीं पूछा जाता लाभान्वित जिले, फिर भी देख लीजिए क्योंकि मैंने आपको जो राजघाट परियोजना अशोकनगर में भी पढ़ाई है, ग्वालियर जिले में भी पढ़ाई थी, और जो ये झांसी, जालौन, हमीरपुर हैं ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, ठीक है। फिर है हमारा भौगोलिक स्थिति, तो हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को टच करता है, उत्तर में स्थित है, मध्य प्रदेश के नॉर्थ में स्थित है और बुंदेलखंड का पार्ट है, ठीक है। तो स्थिति की कोई दिक्कत नहीं है। शिवपुरी नॉर्थ में था। गुना कहाँ पर था? तो गुना को हमने देखा था, ये कहाँ पर था? अशोकनगर के पश्चिम में था। और अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में फिर से देख लेते हैं मैप को। विदिशा, दक्षिण में विदिशा, दक्षिण पूर्व में सागर, पूर्व में यूपी, नॉर्थ में शिवपुरी और पश्चिम में गुना है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। ऋतुएं एवं जलवायु, तो मैंने आपको ग्वालियर संभाग के जितने भी ज़िले बताए हैं उसमें एक कॉमन होगी, यहाँ की ऋतु जो होगी वो ठंडी होगी। क्योंकि देखिए ग्वालियर का जो शिवपुरी ज़िला है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा प्लेस है और ये उसके आसपास के ज़िले हैं, तो ये भी कैसे होंगे? ठंडे। तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी? ठंडी और शुष्क। ठंडी और शुष्क, सभी पांचों ज़िलों में ठंडी और शुष्क लगा के आना है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो ठंडी का कारण तो हो गया मध्य प्रदेश का ठंडा जिला, सबसे ठंडक वाला स्थान कौन सा है? शिवपुरी, इसलिए आसपास के ज़िले भी ठंडे होंगे। शुष्क का रीजन मैंने आपको बताया था, जो ग्वालियर संभाग है या चंबल संभाग है, यानी कि नॉर्थ का पार्ट है हमारा, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून अरेबियन सी से होती है। और अरेबियन सी से जो मानसून जाता है, यहाँ से जो इस तरह से मानसून जाता है, इसको अरावली पर्वत एक सीढ़ी की तरह काम करता है, ये रोकता नहीं है इस मानसून को, ठीक है। सीढ़ी की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ से मानसून क्या होता है? ऊपर ऊपर निकल जाता है, यानी कि वर्षा कम होती है। तभी तो देखो राजस्थान सूखा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का ये नॉर्थ पार्ट बागियों का गढ़ है, सूखा क्षेत्र है। भिंड में सबसे कम वर्षा होती है, 55 सेंटीमीटर होती है। रीज़न क्या है? अरावली पर्वत, ये रोक नहीं पाता है मानसून को, इसलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है, ठीक है। तो मानसून वाले पार्ट में इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बस आपको ये समझना है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा प्लेस शिवपुरी है, तो आसपास की जलवायु कैसी होगी? ठंडी। मतलब आपको चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग दोनों में कैसी बताना है? ठंडी जलवायु। और शुष्क, शुष्क का कारण मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो
पढ़ ली, यहाँ पे लिखा है ठंडी और शुष्क जलवायु है। बाकी ये सब नहीं पूछा जाएगा, 47 डिग्री 42 डिग्री ये कुछ भी नहीं। अशोकनगर की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है तो यहाँ के वन भी कैसे होंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे और कटीले वन होंगे, ठीक है। तो मिट्टी, मिट्टी मैंने आपको बताया है, चाहे ग्वालियर संभाग पूछे या चंबल संभाग पूछे, तीनों में एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका नाम है कछारी या जलोढ़, ठीक है, कछारी या जलोढ़। और लगभग सभी जिलों में मैं आपको इसकी डेफिनीशन बता चुका हूँ कि जब बाढ़ आती है नदियों में तो नदियों द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। कछारी मिट्टी क्या होती है, तो जल भराव के कारण पहले जल भराव होगा पहले, फिर वो स्थिर हो जाएगा तो जो उसमें घुले हुए धूल के कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं कछारी मिट्टी, ठीक है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है काले भूरे रंग की और भटोरी मिट्टी पाषाणमय है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछी जाएगी। वन, वन अभी आप पढ़ चुके हैं, किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधी कटीले वन, उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन, इन्हीं को बोलते हैं कटीले वन। चंबल संभाग ग्वालियर संभाग दोनों में सेम वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन और कटीले वन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कृषि। कृषि में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट है, क्या, सरबती गेहूँ। सरबती गेहूँ एक क्षेत्रीय किस्म का गेहूँ है जो अशोकनगर और मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में उगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद औद्योगिक परिदृश्य। तो औद्योगिक परिदृश्य के मामले में तो यहाँ पर कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जो कि पूछे जाने लायक हो। बस एक उद्योग है, कौन सा, चंदेरी का जो उद्योग है, मखमल उद्योग। कौन सा, मखमल उद्योग फेमस है यहाँ का। और साड़ियाँ भी जो बनती हैं वो भी एक उद्योग का भाग हैं, तो चंदेरी की साड़ियाँ तो हैं ही, साथ में मखमल उद्योग को आप याद रखिएगा कहाँ पर है, चंदेरी में है, अशोकनगर में, ठीक है। फिर इसी चंदेरी से एक जो फैक्ट है मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश चंदेरी साड़ी का पेटेंट कराने वाला पहला राज्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। मध्य प्रदेश ये देश का पहला ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश चंदेरी साड़ी का पेटेंट कराने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश स्टेट है हमारा, चंदेरी साड़ी का पेटेंट पेटेंट लिख दिया मैंने, पेटेंट, ठीक है, पेटेंट कराने वाला देश का पहला राज्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनजाति परिदृश्य में तो मैंने आपको बताया चंबल संभाग, ठीक है, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग और भोपाल संभाग, इन तीनों में मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी जनजाति है सहरिया पाई जाती है, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चंबल संभाग का कोई भी जिला पूछे, ग्वालियर संभाग का कोई भी जिला पूछे, भोपाल संभाग का कोई भी जिला पूछे, जनजाति में क्या आ जाएगा, सहरिया। अब ये सहरिया जनजाति है तो यहाँ पे सहरियाई बोली जाती होगी, बुंदेलखंड का पार्ट है तो बुंदेली बोली जाती होगी, ठीक है। तो अब अपन समझ गए, क्योंकि इतने सारे जिले पढ़ने के बाद हमको लॉजिक लगाना आ गया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पांचवी सबसे बड़ी सहरिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, सहरिया जनजाति, ठीक है। और आसपास के ज़िलों में तो ठीक है, ये हो गया सहरिया, इसलिए सहरियाई भाषा भी बोली जाएगी, और बुंदेलखंड का पार्ट है इसलिए बुंदेली बोली जाएगी। ये पांचवी सबसे बड़ी है। तो आगे की जो फर्स्ट नंबर की कौन सी है, भील है, फिर इसके बाद कौन सी है, गोंड है, फिर कौन सी है, बैगा है, इसके बाद चौथे नंबर पे कोरकू, और पांचवें नंबर पे आती है सहरिया, ठीक है, सहरिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में भी पूछा गया और बाकी एग्जाम में पटवारी एसआई में भी पूछा गया कि जो मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जनजातियां खतरे में हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है कि वहाँ पे लिखा क्या था, बस इतना समझ लीजिए कि जो जनजातियां मतलब कि इनका विकास नहीं हो रहा है या फिर ये धीरे धीरे कम हो रही हैं, ठीक है, इनका विकास नहीं हो पा रहा है, इन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, इस तरह से। तो वर्ड क्या था ये मैं डाल दूंगा उसमें, ठीक है, पीडीएफ में आप देख लेना। तो
ये ऑप्शन में क्या की थी, कोड है भावेश, भावेश कोड है, ठीक है। इसका पहली है भारिया, और दूसरी कौन सी है, बैगा, और तीसरी है सहरिया, ठीक है। तो जो ये भावेश कोड है हमारा, भारिया, बैगा, सहरिया, ये तीन ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में इस समय दयनीय स्थिति में चल रही हैं। कौन कौन सी, भावेश, भारिया, बैगा और सहरिया जनजाति, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। फिर प्रमुख मेले, मेले आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, पटवारी के एग्जाम वाले तो मेले को रट लीजिए, मेले और मंदिर, ठीक है। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो अशोकनगर में, और हजारों सालों से लगता आ रहा है। कहाँ पर लगता है, तो ये चंदेरी नामक स्थान पर मेला लगता है, जो चंदेरी तहसील है अशोकनगर की, यहाँ पर लगता है जागेश्वरी देवी का मेला। 100 टाइम पूछा गया है जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है चंदेरी में, जो कि अशोकनगर में है, ठीक है। फिर एक मेला है कौन सा, रंग पंचमी। रंग पंचमी का मेला लगता है कहाँ पर, अशोकनगर में, करीला नाम का स्थान है। यहाँ पर प्रसिद्ध जानकी माता का मंदिर स्थित है, और इस स्थान को लवकुश के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो लवकुश के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, रंग पंचमी का मेला लगता है, स्थान का नाम क्या है, करीला, ठीक है। रंग पंचमी पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रंग पंचमी का मेला, अशोकनगर जिले के करीला में, ठीक है। और यहाँ पर प्रसिद्ध जानकी माता का मंदिर है, और लवकुश के जन्म स्थान के रूप में इसे जाना जाता है। इतनी कहानी याद रखेंगे तो आपको प्लेस का नाम याद रखेगा, ठीक है। एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि वहाँ पर लवकुश के जन्म के स्थान के नाम से जाना जाता है, या फिर सांस्कृतिक या धार्मिक हर साल होता है कि नहीं होता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, रंग पंचमी का मेला कहाँ लगता है, किस जिले में, तो अशोकनगर लगाना है बस। और प्रसिद्ध जानकी माता का मंदिर पटवारी वाले याद रखेंगे। बोली, बोली में आपको मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी, बुंदेलखंड है तो बुंदेली होगी, सहरिया जनजाति है तो सहरियाई होगी, और एक है मालवी, ठीक है। मालवी और बुंदेली यहाँ की बोलियाँ हैं, और सहरियाई, ठीक है। फिर संग्रहालय कौन कौन से हैं, तो तुम्बन संग्रहालय है, जिसको तुमैन संग्रहालय भी कहते हैं। ये 1970-72 में पुरातत्व विभाग के द्वारा यह खुदाई की गई, तब यहाँ 30 फुट नीचे जमीन में तांबे के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला, और कई प्राचीन मूर्तियां और मनुष्य के ढांचे एवं कई प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुमैन संग्रहालय कहाँ है, अशोकनगर में, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। पर्यटन स्थल में देखिए तो चंदेरी का किला फेमस है। चंदेरी के किले में अभी तक जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो पूछा गया हवा महल, ठीक है। तो ये देख सकते हैं चंदेरी का किला कहाँ पर है, अशोकनगर में है। इसके बारे में जान लीजिए, चंदेरी जो अशोकनगर है बुंदेलखंड का पार्ट है। तो चंदेरी शहर बुंदेलखंड और मालवा की सीमाओं पर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है, जिसका इतिहास हमें 11वीं शताब्दी में ले जाता है। चंदेरी बुंदेला राजपूतों के समय से ऐतिहासिक महत्व का शहर है, जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये बुंदेला शासक कौन कौन से, बुंदेला राजपूत हैं, इन्होंने राज किया है अपने बुंदेलखंड में, ठीक है। तो बुंदेला राजपूतों की राजधानी ओरछा आपने सुनी होगी, ओरछा जो टीकमगढ़ जिला पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे बुंदेला राजपूतों को। यहाँ पर सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो बुंदेला राजपूत हैं इन्होंने बुंदेलखंड में शासन किया है, ठीक है। चंदेरी का किला कहाँ, अशोकनगर में। आनंदपुर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब का एक शानदार धार्मिक स्थान है, जो कहाँ पर है, अशोकनगर में है, ठीक है। जिला मुख्यालय में ही है, और ईसागढ़ तहसील का हिस्सा है। फिर कौशिक महल, इस महल का निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने 1445 1445 में करवाया था, और इसका निर्माण कालपी के युद्ध में महमूद शाह को मिली जीत की याद में करवाया गया, और युद्ध में उसने सुल्तान महमूद सकरी को हराया था, ठीक है। तो सुल्तान महमूद सकरी को हराया था किसने, महमूद शाह ने, और इसी जीत के बाद महमूद शाह खिलजी ने निर्माण करवाया किसका, कौशिक महल का। कौशिक महल का इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, अशोकनगर में। अन्य स्थल हैं तो उतने पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, चंदेल मठ है, आदिनाथ जैन मंदिर है, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। फिर है प्रसिद्धि के कारण कौन कौन से, तो चंदेरी मैं बता चुका हूँ, अपनी कलात्मक साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये हाथ से बनाई जाती हैं, हस्तकला, हस्त निर्मित साड़ियाँ हैं, और किस किस टाइप की हैं ये, कोली कादा,
ठीक है, अब कभी नहीं भूलेगा। कोलिकादा चंदेरी की साड़ियों को बोलते हैं, और बूटीदार खरगोन की साड़ियों को, यानी महेश्वर की साड़ियों को। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर राई नाच, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है राई। तो यहाँ ये बुंदेलखंड का पार्ट है, तो यहाँ पर भी राई होती है। और राई की विराम स्थिति को स्वांग कहते हैं। ठीक है, तो राई स्वांग यहाँ के लोक नृत्य हो गए। फिर है राई नृत्य के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है इसको राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में विशिष्ट तथ्य जो हमने अभी तक पढ़े हैं इसको जान लेते हैं। चंदेरी का किला कीर्तिपाल ने बनवाया था। 1000 टाइम पूछा जा चुका है कि चंदेरी का किला किसने बनवाया था? तो प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने। प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था चंदेरी का किला। और तुमैन में विंध्यवासिनी मंदिर है। फिर सम्राट अशोक के नाम पर अशोक नगर का नामकरण हुआ है। यह शिशुपाल के चेदी राज्य में था, तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, महाभारत काल में चेदी राज्य का भाग था कौन? अशोकनगर, तो शिशुपाल। और यहाँ का शासक कौन था? शिशुपाल। सम्राट अशोक जब उज्जैन को विजित करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें विश्राम किया था यहाँ पर, इसलिए इसका नाम है अशोकनगर। ठीक है, यहाँ करीला माता का मंदिर है। करीला माता का मंदिर जिसको जानकी मंदिर के नाम से अपन जानते हैं, और यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, फिर चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है इस जो अशोकनगर में। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो बार बार मिलेंगे। हवा महल कहाँ पर है? अशोकनगर में। चंदेरी की साड़ियाँ, अशोकनगर। बैजू बावरा कहाँ है? चंदेरी में है। फिर मुंगाबली जो मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल है वो कहाँ पर है? मुंगाबली, अशोकनगर में है। तो इतना पूछा जाता है। फिर है 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग होकर बना, ये हम पढ़ चुके हैं। अशोकनगर, ईसानगर, चंदेरी, मुंगाबली तहसीलें इस जिले में इसकी तहसीलें हैं। और जो मुंगाबली में खुली जेल है इसका नाम नवजीवन शिखर है, ये भी आपको पता होगा। आनंदपुर आश्रम सिख समुदाय अद्वैत परमहंस संप्रदाय यहीं पर है, तो आनंदपुर साहिब का जो आश्रम है यहीं पर है। नवजीवन शिखर मुंगावली यहीं पे है। चंदेरी की साड़ियाँ यहीं पर है। मध्य प्रदेश चंदेरी की साड़ियों को पेटेंट कराने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, नदी कौन कौन सी देखी हमने? सिंध नदी देखी, और एक कौन सी? बेतवा नदी। बेतवा नदी पर जो डैम बना हुआ है माता टीला डैम, उसी को बोलते हैं राजगढ़ परियोजना, उसी को बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। वो भी कहाँ पर है? तो अशोकनगर में है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर चंदेरी का किला देखने योग्य है, इसे प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था। और इसमें क्या क्या है? खूनी दरवाजा है, और इसी में हवा महल है, सब मतलब उसी में है। ठीक है, फिर चंदेरी का अंतिम बुंदेला शासक राजा मर्दन सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो इसको भी आप देख सकते हैं, राजा मर्दन सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नाम है राजा मर्दन सिंह। ये कहाँ के हैं? चंदेरी के अंतिम बुंदेला शासक हैं राजा मर्दन सिंह। चंदेरी साड़ियों व किले के लिए प्रसिद्ध है, और धुबाने जी जैन तीर्थ स्थल है। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो इस तरह से हमारा जो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है, अशोकनगर यहाँ पर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेरीज हैं, कुछ भी है, तो कमेंट करके बताइएगा। और बाकी जो हमने मैथ्स, रीजनिंग और साइंस बाकी के पार्ट के लिए जो वीडियोस बनाए हैं उनको भी देखने एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।